तो अब हम लोग ये जान गए हैं कि जूलॉजी में हम लोग जंतुओं का यानी कि जानवरों का अध्ययन करते हैं। हम लोग मनुष्य भी एक जानवर है, आपको पता है ना कि मनुष्य भी एक जानवर है, लेकिन यह हाई टेक्निक जानवर है, यानी कि इसके बनाने में भगवान को बहुत मेहनत लगी है। धीरे धीरे हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम लोग जानेंगे कि जंतु का शरीर, खास करके मनुष्य का शरीर कितना जटिल है। 11th-12th का बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते आप ये अच्छी तरह सीख जाओगे कि मनुष्य का शरीर कितना जटिल है, भगवान ने कितना फुर्सत से मनुष्य को बनाया है। तो चलिए हम लोग जूलॉजी और बॉटनी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं। और मैं बता दूं आपको, बायोलॉजी के पिता अरस्तु को कहा जाता है, इंग्लिश में इनको एरिस्टोटल कहा जाता है। तो चलिए कुछ पॉइंट नोट आउट करते हैं हम लोग। तो बायोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को। बायोलॉजी के पिता यानी कि इसके जनक, यानी कि जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जनक कहिए, पिता कहिए या फिर फादर कहिए, है ना, कहा जाता है अरस्तु को। इनको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोटल। इनको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एरिस्टोटल, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को जीव विज्ञान जो है दो भागों में बांटा गया है। जूलॉजी, जिसको कि हम लोग कहते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान को हम लोग कहते हैं जूलॉजी। जूलॉजी में हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतुओं का अध्ययन हम लोग जूलॉजी में करते हैं, ठीक है। और जूलॉजी के पिता कहे जाते हैं, वास्तव में पूछिए तो अरस्तु जो है वो जंतु विज्ञान के पिता हैं, है ना। अरस्तु ने जंतु विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं, इसलिए इनको जंतु विज्ञान का पिता कहा गया है। चूंकि जूलॉजी और बॉटनी दोनों बायोलॉजी के अंतर्गत आता है, इसीलिए पिता जो है इनको अरस्तु को कह दिया गया है। तो जंतु विज्ञान के पिता कहे जाते हैं जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग वनस्पति विज्ञान की ओर, यानी कि बॉटनी की ओर। दूसरा है आपका वनस्पति विज्ञान, जिसको हम लोग बॉटनी कहते हैं। बॉटनी में हम लोग अध्ययन करते हैं पौधों का। पौधों का अध्ययन करते हैं, पौधों का, या हम लोग पौधों को हम लोग पादप भी कह सकते हैं। पादप का अध्ययन करते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। और वनस्पति विज्ञान के पिता को हम लोग कहते हैं थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के पिता को हम लोग क्या कहते हैं? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के पिता का पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, को कहा जाता है। तो चलिए हम लोग और भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सीख लिए हैं, ठीक है। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन है आपके, जैसे इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकलता है, यहाँ से निकल कर आता है कि जीव विज्ञान का पिता किनको कहा जाता है? तो कहा जाता है अरस्तु को, एरिस्टोटल को। और जंतु विज्ञान के पिता भी जो है उसको कहा जाता है अरस्तु को ही। और जूलॉजी में यानी कि जंतु विज्ञान में हम लोग अध्ययन करते हैं जंतुओं का, यानी जीव जंतु का, यानी जानवरों का अध्ययन करते हैं, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, ठीक है। और वनस्पति विज्ञान में हम लोग, वनस्पति विज्ञान को हम लोग बॉटनी कहते हैं। और बॉटनी में जो हम लोग अध्ययन करते हैं यानी स्टडी करते हैं पौधों का या पादप का या प्लांट्स का कह सकते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के पिता को हम लोग कहते हैं थियोफ्रेस्टस, क्योंकि इन्होंने जो है वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
ठीक है, तो इतना बात हम लोग याद कर लिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए और आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन क्या एक एक जंतु और एक एक पादप का अध्ययन इतना आसान है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जंतुओं और पादप की संख्या इतना है हमारे पृथ्वी पर कि उनका एक एक करके अध्ययन संभव नहीं है। अभी तक वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हम लोग जो है 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन तक जीवों का अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन क्या इतना ही जीव है हमारे पृथ्वी पर? नहीं, इससे कई गुना ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये डेटा जो है आपका हमेशा बदलते रहता है, क्योंकि हमेशा वैज्ञानिक या लोग जो है उसके बारे में खोजबीन करते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो हमारे संपर्क से बाहर हैं या हम लोगों के सभी मनुष्य जाति के संपर्क से बाहर है। समुद्र में ही बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिसे मनुष्य ने देखा नहीं होगा ना सुना होगा। तो वो कभी कभी आपका यूट्यूब पे नए लोग जो जाते हैं खोज करने के लिए, उन लोग एक दो का नाम देते रहते हैं, लेकिन हम लोग का संख्या उतना पता एक्यूरेट नहीं होता। इसीलिए हम लोग लिखते हैं लगभग, यानी कि जीव विज्ञान में अभी तक लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों का अध्ययन किया जा चुका है। लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों के जातियों का अध्ययन हो चुका है। जातियों का अध्ययन हो चुका है, यानी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन जातियों का अध्ययन अभी तक हो गया है, ठीक है। अब इन जातियों का अध्ययन करने के लिए हम लोग जो है सबसे पहले इनका नामकरण करते हैं। नामकरण करने के बाद हम लोग इसका वर्गीकरण करेंगे, और वर्गीकरण करने के बाद इनका एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है, अपने सिलेबस के हिसाब से। तो जंतु विज्ञान में अच्छा एक चीज़ हम लोग का वर्गीकरण में हम लोग को बाधा क्या आता है? वर्गीकरण में सबसे पहले बाधा आता है भाषा का। भाषा का यानी कि हमारे पूरे विश्व में हम लोग एक ही चीज़ को अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कलम ही ले लेते हैं, तो हमारे यहाँ ही कलम को कोई लेखनी कहेगा हिंदी में, कोई कलम कहता है, कोई पेन कहता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी पूरे विश्व के लिए कि कैसे जीवों को बांटा जाए और इनका अध्ययन किया जाए। तो यहाँ तय किया गया कि इन जीवों का यानी कि जंतु और पौधों का एक मानक नाम दिया जाए। उस मानक नाम को नाम दिया गया कि वैज्ञानिक नाम या जैव वैज्ञानिक नाम या बायोलॉजिकल नेम दिया जाए। तो उस मानक नाम को जो है 2 श्रेणियों में बांटा गया, यानी 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। अब वो 2 श्रेणी है ICZN और ICDN। इसका नाम 2 श्रेणी कौन कौन से हैं? यानी कि जीवों का वैज्ञानिक नाम, जीवों का वैज्ञानिक नाम देने के 2 पद्धति हैं। 2 पद्धति हैं। पहला है आपका ICZN, ठीक है, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसके थ्रू जो है हम लोग सारे जंतुओं को नामकरण करते हैं, सारे जंतुओं का नामकरण इसके द्वारा करते हैं। यानी कि इस पद्धति के द्वारा हम लोग जंतुओं का नामकरण करते हैं, जंतुओं का नामकरण करते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यानी कि ICZN का पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर,
यानी इस पद्धति के द्वारा हम लोग जंतुओं का नामकरण करते हैं। दूसरा जो पद्धति है वो है आपका ICBN। दूसरा है आपका ICBN। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। इस पद्धति के द्वारा हम लोग पौधों का नामकरण करते हैं। इस पद्धति के द्वारा हम लोग पौधों का नामकरण करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी जान गए ICZN क्या है और ICBN क्या है। यानी कि विश्व के सारे वैज्ञानिकों ने एक मानक नाम देने का निश्चय किया। उसको दो पद्धतियों में बांटा गया। पहला है ICZN और दूसरा है ICBN। ICZN हुआ आपका इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर और ICBN का हुआ इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। तो हम लोग तो ये नामकरण सीख लिए कि चलो दो पद्धतियों का इस्तेमाल किया गया। एक पद्धति के द्वारा पौधों का नाम दिया गया और एक पद्धति के द्वारा जंतु का नाम दिया गया। पौधों को जो नाम दिया गया उसको पौधों को जो नाम दिया गया उसको ICBN कहा गया और जंतुओं का नामकरण किया गया उस पद्धति को हम लोग ICZN कहें। तो यहाँ तक उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं वर्गीकरण की तरफ, क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं।